भट्टी साहब अभी कुछ देर पहले प्रेस बाहर निकले हैं इजलास से, तो फवाद चौधरी साहब को पूछा गया सहाफ़ियों की तरफ से कि अगर खुदा न खास्ता मार्शल्लाह की तरफ मामला जाता है तो फिर क्या, तो उन्होंने कहा कि फिर तो अपोजिशन जिम्मेदार होगी कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये जितनी चीज़ें और मामलात वहाँ पर हो रहे हैं, इसी तरह की बात अपोजिशन की तरफ से भी हुई। आप समझ रहे हैं कि पार्लियामान इस मामले को पार्लियामान में हल कर लेगी या पार्लियामान के अंदर ये मामला हल होता आपको नजर नहीं आता? अच्छा, अदब एहतराम से मैं समझते ही नहीं, ये पार्लियामेंट जब से बनी है इसने जो मेरे आपके 22 करोड़ आवाम के हकूक़ के लिए कानून साजी करनी है, कभी इसने तवज्जो दी है? ये इधर कब्जे की लड़ाई है कि इक़्तिदार पे मैंने किसने जाना है, वो किसी का भी दौर हो, मैं किसी एक दौर को डिफेंड नहीं कर रहा। मार्शल्लाह लगाने की कोशिश जितनी नून लीग ने की है पिछले 2 सालों में, मेरे पास वो बहुत सारे राज हैं, लेकिन इस दफ़ा पाक फौज नहीं मार्शल्लाह लगाना चाह रही। फवाद चौधरी सब क्या कह रहे हैं उसका तो जवाब वो देंगे। मैं कह रहा हूँ अभी आपने जो एलामिया पढ़ा, उन्होंने कहा हमारे अंदरूनी काम में उन्होंने इंटरफेरेंस की। क्या अंदरूनी काम ये था कि उन्होंने कहा आपने चाय में चीनी ज्यादा डाली है? वो भाई, अगर हमारा अमेरिका होता कौन है? आपके घर रहते हैं, मैं भी घर में रहता हूँ, मेरे 5वें घर वाला आके कहे तेरे घर ये मेहमान ना है, भाई हूँ नहीं। तो मेरी नज़र में इस असम्बली से, चाहे वो अपोजिशन है चाहे हुकूमत, मुझे तो इसके लिए अवाम की खैर इससे कहीं नज़र नहीं आती। अब भी जो जंग है इक़्तिदार में चिमड़े रहने की या इक़्तिदार में आने की, इसके अलावा इस मुक़द्दस ऐवान ने अपना फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ दे दिया, और जो फ़ैसला रज़ा रुबानी साहब कहते थे कि हम उस दिन डूब मरेंगे जिस दिन असम्बली की कार्रवाई अदालत में जाएगी, तो अब असम्बली की कार्रवाई का फैसला हतमी सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जज साहबान ने किया है। तो इसमें हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों शामिल हैं। क्यों वहाँ वो मसला हल नहीं हुआ? अगर तुम्हें एतमाद लाना अपोजिशन का राइट था, मैं आज भी मानता हूँ नंबर गेम पूरी थी तो होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब है हुकूमत हो या अपोजिशन, इन सब को कानून को अपनी मर्जी से मोड़ देते हैं। जो चाहे गद्दार है, जो चाहे आइन शिकन है, लेकिन मुहिब्बे वतन लोग जिसको इख्तियार और इख्तियार मिल जाए वो ठीक है, जिसको ना मिले वो दूसरी रास्ते बदल जाते हैं। ये है कि किसी की भी हुकूमत हो। अभी अकता कलामी की इमाजत, अभी आप भी बात करते हैं काजी साहब भी कि हमारी पॉलिसीज अपनी, सर अगर उसको एक ग्राउंड रियलिटी के तौर पर देखा जाए तो इसी हुकूमत के दौरान जब तुर्की और मलेशिया के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब करीब हुए और वहां एक फोरम बनाने की कोशिश की, तो सऊदी अरब ने बुलाकर कहा कि आप इसमें नहीं जाएंगे, तो हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी थी? हमने सऊदी अरब की बात सुन के मलेशिया और तुर्की को जवाब दे दिया। इसी तरह से सर अमेरिका के साथ और IMF के साथ मामला हल करने के लिए हमने अपना सीपेक होल्ड करके वहां पे चीजें पहुंचाई, तब क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी? हम जब ले रहे हैं तो हम उन लोगों की मुल्कों की बात सुनने को फिर मजबूर हैं, चाहे वो सऊदी अरब था, चाइना था या अमेरिका था। चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आपने ठीक फरमाया, जो फरमाया मैं नहीं कर रहा। इसका मतलब है अमेरिका को आप ये इजाजत देते हैं कि हमारा वजीर आज़म उसकी मर्जी के बगैर किसी मुल्क में ना जाए। लेकिन कहीं ये पॉलिटिकल टूल के तौर पे चीजें इस्तेमाल तो नहीं हो रही? दिस इज अ क्वेश्चन विद नहीं, ये तो मैं मुल्क का ना, ये वही सऊदी अरब है जिसकी आप बात करें, जो एक मुजरम सजा याफ्ता नवाज शरीफ को ले गया था। मैं यही तो कह रहा हूँ, इस रविश को कभी तो रोको। नवाज शरीफ के लिए रोको, जरदारी साहब के लिए रोको। नवाज भेजने वाला तो ये मुल्क होता है ना। नहीं देखिए, अच्छा जो वाला तो ये मुल्क है। अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, आप बड़ी होकर ना बड़ी जबरदस्त स्कॉलर बनेगी। बढ़ने वाला मुल्क है, इस मुल्क के कोई मीर जाफर होंगे ना, उनको लटका दो उल्टा। वो ए है, बी है, सी है, डी है, कतई तल्लक इसके। बिल्कुल, ये आपने सारे मसाइल का हल कर दिया। बाहर तो हम करें, हमारे भी तो मीर जाफर इधर बैठे हैं, लटकाओ उनका भाई। तो इसी को एक टेस्ट केस बना लो। आर्टिकल 5 जो उसने इल्जाम लगाया, सही है या गलत, मैं ये नहीं कह रहा सच्चा है, मैं तो वजीर आज़म की बात कह रहा हूँ, वजीर खारजा की बात कह रहा हूँ। इसी को टेस्ट केस बना लो कि क्या ये सच्चा है, तो जो इधर आला कार है उनको उल्टा लटका दो। कमीशन का ऐलान तो किया है, अब पता नहीं वो देखे ना, कमीशन का ऐलान किया, अरशद शरीफ ने ये खबर दी है रिटायर्ड जनरल तारक को। तो जनरल तारक साहब ने अरशद शरीफ एयरवाई के सीनियर एंकर को कहा, उन्हें कॉल आई थी कि भाई आपने इसकी नहीं लेनी सदारत। अब ये तो सब कुछ हो रहा है, अरशद शरीफ ने ये प्रोग्राम में कहा है, तो वो तो चेंज कर सकते हैं ना, चेयरमैन किसी और को लगा सकते। तो अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए, ताकि एक दफा आयशा, मैं ये नहीं कह रहा हरगिज़ हुकूमत का काम है दूसरों पे इल्जाम लगाना। कमीशन बनकर उनकी रिपोर्ट सामने नहीं आती ना, पता नहीं चलता हमारे सामने ये हालात। तो हमने गन साफ करना है ना। मैं तो कह रहा हूँ माजी में भी गलत होता रहा, चले अब एक मौका आ गया है, इसको टेस्ट केस बना लें।
इसमें जो भी मुलव्वस है, यहाँ हुकूमत ने इल्जाम गलत लगाया, यहाँ सही लगाया, और इसका बेड़ा आने वाली हुकूमत यानी ये जो अगर भी जो है भी बनता है आगे वो उसको लेके चले और उसको हमारा डिस्क्लोज किया नवाज जाए। शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान नहीं, ये ना हो कि इस मुरासले के गिर्द आने वाले दिनों की सियासत घूमती रहे, ताकि आइंदा गंद ना हो सके, कम से कम एक दफा तो रोको यार। लेकिन एक अहम रिमार्क जो उस दिन अदालत में दिया गया, उनका जिन्होंने इल्जाम लगाए हैं वो सबूत लेकर आए। नहीं, ये देखे, अदालत ने तो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को भी तलब कर लिया था, उसका क्या रोल था? रिक्विजिशन असेंबली स्पीकर ने दी, और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान के पास बेपनाह अख्तियार होता है, वो तलब कर सकते थे डिप्टी स्पीकर साहब, आपने ये डिप्टी स्पीकर साहब आर्टिकल 5 है क्या, लाएं, हमें तो दिखाएं। ठीक, वो तो देखे ना, उनसे ज्यादा मुहिब्बे वतन मैं और आप तो नहीं हो सकते। सीक्रेट का कागज हमारे लिए है। हाँ। जो अल्लाह के बाद पाकिस्तान में सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके लिए तो किसी को दरखास्त गुजार बनना पड़ेगा ना। तो यार चीफ जस्टिस साहब 10 लोगों उन्होंने शहबाज शरीफ दरखास्त गुजार नहीं था, उसको रोस्टर पे बुलाया। मैं आपको यही बात कह रही हूँ कि वहाँ जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया दिया गया है, जिसपे सिग्नेचर्स हैं, जो 11 लोग मौजूद थे, वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे जो सुप्रीम कोर्ट के पास। मेरी सबमिशन है, देखें, उसका इल्जाम लगाया वजीर आजम ने, लॉ मिनिस्टर ने, मैंने और आपने तो लगाया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट उन्हें तो तलब कर सकती थी। इमरान खान साहब को दरखास्त गुजार बन जाना चाहिए ना ऐसी दरखास्त। फिर अगर उन्होंने नहीं किया, चलो गुनाह कर लिया, उन्होंने दरखास्त गुजार नहीं बने, तो सवाल खड़ा हो जाता है कि अदालत नहीं तलब कर सकती थी क्या? अदालत ने आज तक जो JIT बनाई है उनकी मर्जी से लोगों को तलब किया, पनामा ले तो बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं। खैर अभी इतना पीछे नहीं जाते, फिर वही मसले रह जाएंगे। सईद काजी साहब, अभी जब तकारीर हो रही थी तो उसमें शीरी मजारी साहिबा ने एक बात की है, जुडिशल कू कहा, फैसले को लेकर बात की, और अब एक चीज़ पेंडिंग भी चल रही है, अदालत का फैसला पार्लियामान के लिए, या ये वोटिंग का मामला। क्या स्पीकर साहिब या PTI बतौर जमात कहूँ, हुकूमत कहूँ, ये लोग तौहीन अदालत की तरफ बढ़ रहे हैं और वोटिंग की तरफ नहीं जाएंगे आपके ओपिनियन में, या आज 12 बजे तक कोशिश करेंगे कि तौहीन अदालत के करीब ना जाएं? देखिए, ये तो वही बता सकते हैं या उनका कुछ स्पोक्स पर्सन बता सकता है। और ये बात कि ये पिछले 12-15 दिन देख के तो कुछ आप भी एनालाइज करेंगे। अगर ये जो है, ये जो तौहीन की अदालत का फैसला है, ये अदालत ने करना है, क्योंकि ये रिव्यू पिटीशन में गए थे और उन्होंने आज एक्सेप्ट किसी वजह से या कुछ नहीं की, ये रिव्यू में जाना चाहते हैं, जो इनका राइट है। तो वही लोग देखेंगे, 5 जजेस इसके रिव्यू को भी। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, बहरहाल हमें नहीं पता कि वो इदारे क्या करेंगे, लेकिन एक स्टेल मेट ज़रूर है, एक स्टेल मेट चल रहा है, मुल्क एक बुरान में है। मैं कल से ये एक बात कह रहा हूँ कि ये ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी डिसफंक्शनल हो चुका है। ये जो पार्लिमानी निज़ाम की तस्वीरें लेके बैठे होते हैं ना, जिसने मतलब देखो, बात ये है कि कोई भी निज़ाम जो है वो यहाँ सदियों से नहीं था, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर चीज़ में तब्दीली की गुंजाइश मौजूद है। और ये तो पिट चुका हर जगह, इंडिया में पिट चुका, अमेरिका बादर में पिट चुका, जहाँ सिविल वार की बात हो रही है 2023-24 के इलेक्शन में। तो भाई इसको रीथिंक करो, इसको रियल डेमोक्रेसी के करीब लाओ, इसको इशराफिया के क्लचे से बाहर निकालो। और तुम लड़ रहे हो आपस में, मतलब ये सारे एक ही तबके के लोग हैं ना जो आपस में लड़ रहे हैं, हुक्मरान तबका लड़ रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो आवाम का कोई रेला तो ऐसा नहीं बाहर आया ना, एक दो जुलूसों को छोड़ के, बाकी तो खुद लड़ रहे। इसका मतलब ये डिसफंक्शनल हो गई है। डिसफंक्शनल क्यों है? तुम हमारे बारे में तो इंसाफ कर लेते हो, मैं एक साइकिल उठा के ले जाऊं, तो अगर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो तो वो उसको आप प्राइम मिनिस्टर भी बना सकते हैं।